जय हिंद दोस्तों आईएएस विद हरि मोहन पर आपका स्वागत है। लोगो नया नया है, कुछ इसमें इंप्रूवमेंट आपको लगती है या क्या नया लोगो है, मतलब आपको क्या इंप्रूवमेंट इसमें लगती है वो बताइए। लोगो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक है कि बड़ा हिंदू बनने की रेस और इसमें भारत की मृत्यु कैसे हो रही है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इंफॉर्मेशन कि दोस्तों अगर आप यूपीएससी के कैंडिडेट हैं और हिस्ट्री को ऑप्शनल चूज करना चाहते हैं तो हिस्ट्री ऑप्शनल का फिलहाल मैं इंग्लिश मीडियम का बैच लॉन्च करने जा रहा हूं। और ये जो इंग्लिश मीडियम का बैच है इसके अंदर फ्री सेमिनार हमने 20 नवंबर को रखा है और 21 नवंबर से 21 नवंबर यानी 21 नवंबर से मैं इस पूरे बैच को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो फीस वगैरह जो भी है, कोर्स ड्यूरेशन 4 महीने की होगी, यानी जनवरी फरवरी मार्च के आसपास तक ये पूरा का पूरा ऑप्शनल खत्म हो चुका होगा। ऑनलाइन क्लास होगी, टिपिकली ऑनलाइन क्लास होगी, जहां पर भी मैं रहूंगा वहां से क्लास स्टार्ट होगी। तो जल्दी से जल्दी आप इसके लिए कमेंसमेंट ऑफ बैच में भले ही ना आए लेकिन सेशन में आए। दूसरा दोस्तों, आईएएस बनने की तैयारी से पहले की तैयारी, ये पैटर्न हम लोगों का एनसीईआरटी कंसेप्टर बैच के लिए है। इसमें आप लोगों को प्रॉपरली एनसीईआरटी करवाई जाएगी। जब आप एनसीईआरटी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जाते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी बेसिक प्रिपरेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाती। इसीलिए मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने इस बैच को रन कर रखा है। इसमें अब नए नए टॉपिक्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो 500 रुपए इसकी कंप्लीट फीस है। ठीक है, आईएएस विद हरि मोहन हमारा यूट्यूब चैनल है, लेकिन स्टडी टेबल हमारी ऐप है। या तो आप डायरेक्ट वहां जाकर परचेज कर सकते हैं या फिर हमारे इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 9911119407। इस नंबर पर कॉल करके पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है बड़ा हिंदू बनने की रेस में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की, भारत की मृत्यु हो रही है। कैसे? तो असलियत में ये रेस फॉर बीइंग अ हिंदू है क्या, इसे थोड़ा सा समझेंगे। रेस फॉर बीइंग अ हिंदू, इसका मतलब ये कि असलियत में आप लगातार देखिए, कभी आपको राहुल गांधी का बयान आता है कि जी हम कौल ब्राह्मण हैं, कश्मीर से ओरिजिनेटेड हैं और इस तरीके से। दूसरा, कभी आपको राहुल गांधी से लेकर बाकी सारे मंदिर माथा टेकते हुए नजर आएंगे। आज के दिन किसी को भी देखेंगे, यहां तक कि अखिलेश यादव, जो कि अपने, जिनके ऊपर नॉर्मली आरोप ये रहता था कि लगातार वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जाने जाते हैं, आजकल वो भी बीजेपी से भी बड़ा मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं और सब चीजें। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं वो भी आजकल मंदिरों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि बहुत सारे दूसरे जितने भी नेता हैं वो सारे के सारे मंदिर माथा टेकते हुए खुले तौर पर नजर आ रहे हैं। पहला ये वाला सीन जो है वो कहीं ना कहीं केवल और केवल बीजेपी के नेताओं के द्वारा दिखाई, मतलब बीजेपी के नेताओं के लिए दिखाई देता था कि बीजेपी के नेता मंदिर माथा टेक रहे हैं। बाकी ज्यादातर जो हैं वो कहीं ना कहीं मंदिरों में कम और मस्जिदों में, दरगाहों में ज्यादा दिखाई देते थे। लेकिन एकदम से यहां पर आपको होड़ सी मची हुई नजर आएगी और इन सब में सबसे आगे निकल गए केजरीवाल। अब भाई इस केजरीवाल के बारे में साफ मामला यह है कि इन्होंने तो यहां तक मांग कर दी, बड़ा हिंदू बनने की रेस में यहां तक मांग कर दी कि भाई यहां पर भारत के नोटों के ऊपर लक्ष्मी गणेश की फोटो होगी तो हमारी इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ जाएगी। वैसे तो ये इलॉजिकल सा एक मामला है कि बिल्कुल टिपिकली इलॉजिकल के केवल और केवल फोटो लगाने से, अगर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने से या किसी भी देवी देवता की फोटो लगाने से नोटों का अगर अपमान होता है या नोटों को इकोनॉमी बढ़ती है, तो यकीन मानिए इस पूरी दुनिया की जितनी भी करेंसीज हैं सब पे कहीं ना कहीं जहां जहां पर भगवान का नाम लिखा हुआ है वो कभी फेल होंगे ही नहीं। लेकिन असलियत में ये एक कवायद है बड़ा, अपने आप को बड़ा हिंदू लीडर बनने की, कि मैं बहुत बड़ा हिंदू लीडर हूं और यहां तक कि बीजेपी से भी बड़ा हिंदू लीडर हूं। और उसके जस्ट बाद कोई बालियान नाम का इनका विधायक है, उसका ट्वीट आता है और ट्वीट के अंदर वो ये कहता है कि जिनको लक्ष्मी गणेश की फोटो से परेशानी है पाकिस्तान चले जाएं। हालांकि ये बीजेपी वालों को वही वाला जवाब था जो नॉर्मली बीजेपी वाले अपोजिशन के ऊपर अटैक करते थे। इस बार उनके ऊपर इस तरीके का अटैक हुआ।
लेकिन मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम इससे एक कदम आगे का है। मेरा काम यहां पर ये इस क्लास को या इस सेक्शन को लेने का ये है कि असलियत में ये जो रेस फॉर हिंदुइज्म, रेस फॉर बीइंग अ हिंदू लीडर, बीइंग अ हिंदू लीडर, के ये जो हिंदू लीडर बनने की जो रेस है ये असलियत में है क्या, किस तरीके से है, क्यों है, कैसे करके ये रेस लगातार आगे बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं इसके अंदर हिंदुस्तान की डेथ कैसे हो रही है। तो हाउ इट बिगन, सबसे पहले ये शुरू कहां से हुई, असलियत में यहां समझिए मामला क्या था। मामला कहीं ना कहीं 1979 इमरजेंसी से शुरू होता है। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा चुकी थी और पूरा देश जो है वो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के अगेंस्ट खड़ा हो चुका था। हालात ये थे कि नॉर्थ इंडिया से तो कांग्रेस का लगभग सफाया हो चुका था। ऐसी सिचुएशन के अंदर इंदिरा गांधी को एक वोट बैंक चाहिए था जो इंश्योर करे, वोट बैंक चाहिए था जो लगातार इंश्योर करे कि इंदिरा गांधी जो है उसकी जीत पक्की करे और वो चंक के अंदर आए, चंक में। उससे पहले हिंदू या मुस्लिम की नाम की जो राजनीति थी वो बहुत ज्यादा सी ना के बराबर होती थी। उस टाइम पर विचारों की लड़ाई होती थी और सबसे बड़ा विचार सोशलिज्म यानी समाजवाद था। यानी जो सोशलिज्म की तरफ रहेगा वही सबसे ज्यादा वोट पाएगा। तो सबसे ज्यादा बहस सोशलिज्म यानी समाजवाद के नाम पर लगातार हो रही होती थी। अब ऐसी सिचुएशन में इंदिरा गांधी को यहां पर मुस्लिम्स जो हैं वो सबसे पहले वोट बैंक की फॉर्म में नजर आए और असलियत में 1980s का ही वो दौर था जब सबसे पहले मुस्लिम्स को वोट बैंक की फॉर्म में यूज किया गया। कभी वो यासिर अराफात को बुला रहे हैं और फिलिस्तीन के मामले में इंडिया की खुली सपोर्ट नजर आ रही है। कभी इंदिरा गांधी अपना कैंपेन जामा मस्जिद से शुरू कर रही होती हैं, ऑफिशियल नहीं तो कम से कम अनऑफिशियल, और वो यहां पर जामा मस्जिद के इमाम बुखारी कहते हैं कि हमें इंदिरा गांधी की सरकार पर पूरा भरोसा है और मैं यही चाहूंगा कि इंदिरा गांधी जो हैं वही आगे सत्ता में बनी रहे। इसी तरीके से और दूसरे मामले अगर आप देखते हैं तो यहां पहली बार ऐसा नजर आया कि मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है और मुस्लिम्स को वोट बैंक की फॉर्म में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। यहां तक अगर आप समझें तो बीजेपी जो 1980 में ही बनी थी उसका कोई वर्चस्व नहीं था। आरएसएस भी कहीं ना कहीं जनसंघ के छत्र छाया के अंदर पनप रहा था, लेकिन हम ये कहें कि कहीं पर भी ये अपना वोट कंसोलिडेट कर रहे हैं या अपनी फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट बना रहे हैं, या यूं कहें कि बीजेपी का कहीं कोई गढ़ है, ऐसी कोई ना तो सीट नजर आ रही थी और ना ही कोई स्टेट नजर आ रहा था। तो शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि यहां से जो भी समझ में आया है, जो भी आगे बढ़ा, वो मुस्लिम वोट बैंक से ये कहानी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही राजीव गांधी का दौर आया, असलियत में राजीव गांधी एक बहुत ही इमैच्योर, बहुत ही कमजोर या यूं कहें बहुत ही अपरिपक्व नेता थे। नेतागिरी में आए हुए, राजनीति में आए हुए उन्हें कुछ दिन हुए थे, वरना उससे पहले तो हवाई जहाज उड़ाते घूम रहे थे। संजय गांधी की डेथ के बाद उन्हें राजनीति में उतारा गया और अभी वो राजनीति का ककहरा सीख रहे थे और एकदम से दिखाई दिया कि वो सीधे प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट हो गए। अब आप खुद सोच कर देखिए कि एक बंदा जो अभी राजनीति का ककहरा पड़ रहा है उसे सीधे तुमने प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपका मामला खराब है। लेकिन फिर भी चलो, राजीव गांधी जो है वो आगे बढ़े, प्रोजेक्ट हुए, और जैसे जैसे राजीव गांधी प्रोजेक्ट हुए यहां पर दो मामले ऐसे आए कि राजीव गांधी के ऊपर खुलकर आरोप लगने लगा कि ये कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की एंटी हिंदू पॉलिसी की को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक मामला कहा जाता है, लेकिन सीधा सा मतलब ये था कि राजीव गांधी ने अयोध्या मामले के अंदर
सबसे पहले अयोध्या मामले के अंदर जिस तरीके से ताले खुलवाए और शाहबानो केस मामले के अंदर जिस तरीके से मुस्लिम्स को तुष्टीकरण के फॉर्म में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम कोड बिल बनाया और उसके बाद अपने 1989 के इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत अयोध्या से करते हैं, यहां से साफ नजर आता है कि पहली बार कम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है इसमें मेनली कांग्रेस जो है वो हिंदू मुस्लिम के बीच में कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसमें एक खास बात और थी। एक खास बात ये थी कि जो अपोजिशन था उसे कांग्रेस की ये पॉलिसी खुले तौर पर समझ में आने लग गई कि असलियत में ये जो कांग्रेस है ये हिंदू और मुस्लिम्स को रिलीजन के नाम पर भड़काकर पॉलिटिक्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। यानी कांग्रेस के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जो डेवलपमेंटल बेस्ड पॉलिटिक्स या जो क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स थी उसे कन्वर्ट कर दिया उसने रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स में। और ये जो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स थी असलियत में इस रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स ने को उठाकर अपोजिशन ने भुनाया। यहां पर भाई जो इंसान लड़ाई के बीच में होता है ना वो सबसे ज्यादा पिटता है और सबसे ज्यादा नुकसान खाता है। कई मामलों में सबसे ज्यादा फायदा उस ग्रुप को होता है जो कि कई मायनों में सबसे ज्यादा फायदा उस ग्रुप को होता है हमेशा जो कि एक साइड में खड़ा हुआ है और किसी एक की बात बोल रहा है। यानी एक तरफ यहां हिंदू, ऐसा नहीं है कि हिंदू मुसलमान पहले नहीं लड़ते थे, हिंदू और मुस्लिम पहले होते थे, लेकिन पहले भी लड़ते थे, पहले भी इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स थे। लेकिन प्रॉब्लम ये ही है कि भाई पहले कोई भी पार्टी, बड़ी पार्टी, इनको एक वोट बैंक की फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करती थी। यहां पर बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी थी तो बीजेपी ने हिंदू वोट बैंक को टारगेट करने की कोशिश करी, लेकिन बाकी सारी पार्टियां जैसे गिद्धों की तरह मुस्लिम्स के ऊपर टूट पड़ी। बीजेपी का हिंदू वोट बैंक था और बाकी मुस्लिम वोट बैंक के मामले में तो बाकी जितनी भी पार्टियां थी, लेफ्ट पार्टीज, रेस्ट ऑफ द पार्टीज, चाहे इसमें मुलायम सिंह यादव हो गए, चाहे मायावती हो गई, चाहे लालू प्रसाद यादव हो गए, चाहे पासवान हो गए, चाहे इवन कांग्रेस हो गई या कोई भी पार्टी हो गई, उन सबने क्या करना शुरू किया? उन सबने, खासकर यूपी और बिहार, जहां उस टाइम यूपी के अंदर उत्तराखंड भी होता था, तो यूपी और बिहार अगर देखा जाए तो लगभग जहां पर 125 सीटें होती थी, उस टाइम पर 125 सीटें होती थी, तो 125 सीटों के ऊपर हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक को डिवाइड करने की कोशिश की गई। इन सबने हिंदुओं को तो कास्ट बेस पर अलग करना शुरू किया और मुस्लिम्स को एज अ चंक वोट बैंक मानने की कोशिश करी, एज अ वोट बैंक मानने की कोशिश की। यानी अगर मुलायम सिंह यादव है तो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, लालू प्रसाद यादव है तो MY कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, और मायावती हैं तो DY यानी दलित यादव कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जय भीम और जय मीम की बात करते हैं, पासवान भी इसी तरीके से दलित यादव की बात करती हैं, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं। यहां पर असलियत में पॉलिसी ये थी, भाई बीजेपी अपनी रथ यात्रा निकाल रही है और इस रथ यात्रा के दम पर अगर आप देखोगे तो यह रथ यात्रा का आउटकम जो था वो कहीं ना कहीं हिंदू वोट कंसोलिडेशन था। और यहां पर यूपी के अंदर
कल्याण सिंह सरकार जो थी वो खुले तौर पर बन चुकी थी, लेकिन हमें यहां नहीं भूलना चाहिए कि रथ यात्रा को आगे बढ़ाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार किया और अपने आप को मुस्लिम हितैषी डिक्लेयर करने की कोशिश करी। विश्वनाथ प्रताप सिंह मुलायम सिंह यादव को किसी भी तरीके से रोकना चाहते थे और मुलायम सिंह यादव ने अपने आप को उससे बड़ा, लालू प्रसाद यादव से बड़ा यादव लीडर डिक्लेयर करने के लिए, अप्रूव करने के लिए हिंदू साधुओं पे गोली चलवा दी थी। 75 साधु मारे गए थे। जिस मामले को शांति से निपटाया जा सकता था, अवॉइड किया जा सकता था, वहां पर 85 साधु मारे गए। ऑफिशियली, अनऑफिशियली कितने थे पता नहीं। आजाद भारत के इतिहास के अंदर इतना बड़ा सरकार द्वारा किया गया नरसंहार कोई भी दूसरा नहीं है। तो आजाद भारत का जलियांवाला बाग कांड करने वाले अगर कोई थे तो मुलायम सिंह यादव, केवल इसलिए कि मुसलमानों का बड़ा लीडर कौन और यादवों का बड़ा लीडर कौन। भाई यादव वोट बैंक जो था उत्तर प्रदेश का पूरा मुलायम सिंह यादव के साथ और बिहार का पूरा, उस टाइम झारखंड भी बिहार में था, झारखंड का पूरा यादव वोट बैंक जो था वो लालू प्रसाद यादव के साथ। दोनों के दोनों स्ट्रांग लीडर, दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में, दोनों अपने आप को बड़ा मुस्लिम लीडर प्रोजेक्ट करने की होड़ के अंदर लगे हुए थे। नतीजा उसका ये कि यहां मुस्लिम वोट बैंक जो था, असलियत में मुस्लिम वोट बैंक जो था वो अपने आप में सबसे ज्यादा एक, जिसे कहते हैं केक बन चुका था, जिसके लिए हर कोई लड़ रहा था कि उसमें से कितना बड़ा हिस्सा मुझे मिल जाए। क्योंकि मुलायम सिंह यादव को पता था कि क्या नाम है, यूपी का यादव मुझे छोड़ के किसी को वोट नहीं करेगा। लालू प्रसाद यादव को पता था कि बिहार का यादव मुझे छोड़ के किसी को वोट नहीं करेगा। जाटों के लीडर्स को पता था कि जाट नेताओं में, जाटों के अलावा जाट जो नेता हैं, जाट जो वोट बैंक है वो मुझे, जैसे चौधरी चरण सिंह, बाद में अजीत सिंह, इनको पता था कि उन्हें छोड़ के कोई किसी को वोट नहीं करेगा जाटों के। इसी तरीके चौधरी देवीलाल फैमिली को पता था कि जाट वोट जो है हरियाणा में उन्हीं को पड़ेंगे। इस तरीके से हर स्टेट में एक जाति, बड़ी जाति जो डोमिनेटिंग है, उसका एक लीडर पनप चुका था। दूसरा, वो मुस्लिम वोट्स को अपने साथ मिलाता और सरकार बना जाता। ये सिस्टम कब तक चला? बीजेपी का तो वही है कि हिंदू वोट बैंक। बीजेपी ऐसा नहीं है कि हिंदू वोट बैंक जो था बीजेपी का वो कमजोर पड़ता चला गया, नहीं। असलियत में इसी हिंदू वोट बैंक के नाम पर बीजेपी की सरकार ने बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार भी बनाई और लगभग 1996 से लेकर और 2004 तक सबसे बड़ी पार्टी बनकर रही। 1996 के आसपास से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और 2004 तक बीजेपी हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा सीटें लेके घूमने वाली या सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी बनकर रही। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं बना पाई, क्योंकि मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, मायावती, अजीत सिंह से लेकर जितने भी ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करने वाले जो लीडर थे, वो सारे के सारे अपने चरम पर थे। मायावती सरकार बना रही हैं, फिर मुलायम सिंह पहले सरकार बना रहे हैं, फिर अखिलेश यादव, लालू प्रसाद की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। ये लोग MY कॉम्बिनेशन या अपनी कास्ट, हिंदुओं की एक कास्ट और मुस्लिम वोट बैंक दोनों को कंसोलिडेट करके सरकार बनाने की तरफ लगे रहते थे। यानी यहां एक ऐसा सिनारियो था कि हिंदू वोट बैंक जो था वो लगातार, यानी हिंदू जो वोट बैंक था वो लगातार बटा हुआ था और मुस्लिम वोट बैंक जो था वो कंबाइंड होकर चंक में किसी को भी वोट डालता था। अब प्रॉब्लम यह है कि इस मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर एक सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन को देखा जाए तो लगभग ऑल अपोजिशन, ऑल पार्टीज ऑफ इंडिया अदर देन बीजेपी, ऑल पार्टीज ऑफ इंडिया, ऑल मेजर पार्टीज ऑफ इंडिया अदर देन बीजेपी,
अदर देन बीजेपी एंड मेनली समथिंग शिवसेना, ये दो छोड़ दी जाएं तो उसके बाद जितनी भी पार्टियां थी वो सारी की सारी मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर केवल और केवल अपनी गाड़ी आगे बढ़ा रही हैं, केवल और केवल मुस्लिम वोट बैंक को साध रही हैं अपनी एक जाति का पर्टिकुलर वोट बनाए रखने के लिए। यानी मुस्लिम वोट कंसोलिडेटेड है और हिंदू वोट जातियों में बटा हुआ है। कट टू 2014। 2014 एक ऐसा ईयर है, मेरा ऐसा मानना है, जहां एक तरफ दुनिया में सोशल मीडिया आ चुका है और खासकर इंडिया के अंदर भी सोशल मीडिया बहुत तेजी से पैर पसार चुका है। दूसरा, कहीं ना कहीं जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो थी वो घूम फिर कर और धीरे धीरे फैमिली बेस्ड पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो गई। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, खुल के आप देखिएगा कि 2014 आते आते लालू प्रसाद यादव क्लियर कह चुके थे कि आरजेडी की सत्ता या आरजेडी की गद्दी पर, अध्यक्ष पद पर केवल लालू प्रसाद यादव का बेटा ही बैठेगा। मुलायम सिंह यादव क्लियर कर चुके थे कि मुलायम सिंह के बाद गद्दी अखिलेश यादव की है। यस, इसी तरीके से भाई अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन चुके थे। यहीं अगर एनसीपी देखेंगे तो सुप्रिया सूले, इसी तरीके से शिवसेना देखेंगे तो बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे, अगर आप चौटाला पार्टी को देखेंगे तो ओम प्रकाश चौटाला और उसके बाद वो अजय चौटाला, अभय चौटाला, बड़े सारे दूसरे हैं। इसी तरीके से जो भी आप पार्टी का नाम लेंगे, सभी पार्टियों में एक बात क्लियर हो चुकी थी, पासवान का बेटा जो वो पासवान, चिराग पासवान, कि भैया कोई भी पार्टी जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की बात कर रही थी, अब उसका वो जो कास्ट बेस्ड ऑरा था वो खत्म हो गया। अब वो केवल और केवल फैमिली की बात कर रही है। अब असलियत में वो फैमिली जो है वो एक कास्ट और साथ में उस एरिया के मुस्लिम की ठेकेदार बन चुकी थी। ये इंडियन पॉलिटिक्स का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन अगर दूसरी तरफ 2014 में देखेंगे तो कांग्रेस जो थी वो तो किसी भी तरीके से पार्टी किसी भी तरीके से थी ही नहीं उस टाइम पर। लगभग ऐसा समझिए कि आज से 8 साल पहले कांग्रेस मैदान छोड़ के भाग चुकी थी और यहां जो कांग्रेस है यहां करप्शन के चार्जेस में थे, यानी कोई भी करप्शन के मामले में कांग्रेस को तो जूते मारने की कंडीशन में था। इतने चिढ़ चुके थे लोग, इतने एग्रेसिव थे। और तीसरी तरफ यहां 2014 के अंदर नेशनल लेवल पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ना तो अभी भी ये हिंदू आइडेंटिटी यानी हिंदू नेशनलिज्म की जो बात कर रहे थे, या यूं कहें कि आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, वो अभी भी अपने उस हिंदू नेशनलिज्म के आइडिया पर मजबूती के साथ खड़े हुए नजर आए, अपनी आइडियोलॉजी के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए नजर आए। और जो कमियां दूसरी पार्टियों में थी वो इनमें नजर नहीं आ रही थी। चाहे कांग्रेस का करप्शन वो बीजेपी में नजर नहीं आ रहा था, और चाहे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की जो फैमिली बेस्ड पॉलिटिक्स थी वो भी इनमें नजर नहीं आ रहा था। यानी जो कास्ट के लोग थे वो छिटक कर हिंदू नेशनलिज्म की तरफ खिसकने लगे। कास्ट और खासकर मुलायम, जैसे यादव पॉलिटिक्स है तो यादव तो अभी भी पॉसिबली माना जाता है, डाटा में भी दिखता है कि यादव वोट तो अभी भी अखिलेश यादव को ही मिलता है, लेकिन अदर ओबीसी वोट्स जो हैं वो सारे बीजेपी को पड़ते हैं, यानी वोट बैंक कमजोर हो गया। यादवों में भी एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जो हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को वोट डालता है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, यहां पर एक मामला और है कि जैसे जैसे राइज ऑफ बीजेपी हुआ, असलियत में वैसे वैसे जैसे ही एक तरफ राइज ऑफ बीजेपी हुआ, वैसे वैसे दूसरी तरफ
आप देखेंगे यहां राइज ऑफ बीजेपी होता है, वहीं अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ यहां पर राइज ऑफ ओवैसी को हम नहीं निकाल सकते। ओवैसी अपने आप को नेशनल लेवल मुस्लिम लीडर प्रोजेक्ट करता है, नेशनल लेवल मुस्लिम लीडर प्रोजेक्ट करता है, और असलियत में ओवैसी के बगैर बीजेपी की पॉलिटिक्स कामयाब नहीं होगी, ये आप समझ लीजिए। यहां असलियत में बीजेपी जो है वो हिंदू की बात कर रही है, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, और ओवैसी यहां इस्लाम की बात कर रहा है। असलियत में टू एक्सट्रीम्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है, ये टू एक्सट्रीम्स ऑफ इंडियन, या यूं कहें टू पोल्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बन चुके हैं, टू पोल्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बन चुके हैं। यह सबसे मेन बात है कि दीज आर टू पोल्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है, दो पोल बन चुके हैं। एक एक्सट्रीम हिंदुइज्म की बात कर रहा है, दूसरा एक्सट्रीम मुस्लिम्स की बात कर रहा है या इस्लाम की बात कर रहा है। बुर्का से लेकर ओवैसी का कोई भी बयान उठाकर देख लीजिए, मुसलमान मुसलमान दिखाई देगा। बीजेपी जो है अपने आप को प्रोजेक्ट, भले ही आजकल पीछे खड़ी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन प्रोजेक्ट हिंदू के फॉर्म में कर रही है। यानी रेस्ट अदर पार्टीज, जितनी भी दूसरी पार्टीज हैं, रेस्ट पार्टीज आर समवेयर between these three, somewhere between these two poles, between these two poles। अब असलियत में जो बाकी पार्टियां हैं वो इन दोनों में से किसी एक पोल में है, ये याद रखिए। ये जो है एक्सट्रीम इन दोनों में से किसी एक पोल में है, ये मेन बात है, समझे? ये दोनों में से किसी एक पोल में है, ये मेन यहां पर बात समझिएगा, समझे? तो असलियत में प्रॉब्लम यही है। और जितना ज्यादा सोशल मीडिया चल रहा है, जितना ज्यादा सोशल मीडिया चल रहा है और जितना ज्यादा व्हाट्सएप से लेकर यूट्यूब तक एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी की बात होती है, और इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको केवल, यानी गूगल और फेसबुक वगैरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सिर्फ और सिर्फ वही वीडियोस दिखा रहा होता है जैसी वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। यहीं से वो एक्सट्रीमिज्म शुरू हो रहा है, एग्जैक्टली यहीं से वो एक्सट्रीमिज्म शुरू हो रहा है, एक्सट्रीम लेवल शुरू हो रहा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर। यानी लोग भड़क रहे हैं, हिंदू होगा तो बीजेपी को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा, मुस्लिम होगा तो ओवैसी को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। पुराने जो वोटर्स हैं या जो कुछ ऐसे लोग हैं जो नॉर्थ और साउथ के बीच में कहीं कुछ जज कर पा रहे हैं, वो सोचने की कोशिश करते हैं कि कुछ नया सोचा जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं मोदी, और मोदी की पर्सनैलिटी इतनी बड़ी है। प्रॉब्लम मेरी नहीं या कंट्री की नहीं, प्रॉब्लम अपोजिशन की है कि मोदी के सामने खड़े होने के लिए किसी भी पार्टी के पास कोई भी पर्सनैलिटी नहीं है। अब प्रॉब्लम यही सबसे बड़ी है, पूरा अपोजिशन में जितने भी बड़े लीडर हैं उन सबको उठाकर देख लिया जाए तो कहीं पर भी हमारे को एक्सट्रीम, मतलब मोदी के कद का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल भाई, अगर हम राहुल गांधी को देखते हैं तो राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये देख ही नहीं पा रहे कि अपने आप को प्रोजेक्ट कैसे करें। भारत जोड़ो यात्रा जो आज से 6-7 साल, 8 साल, 10 साल पहले शुरू कर लेनी चाहिए थी, या कम से कम 5 साल पहले शुरू कर लेनी चाहिए थी, 2017 में शुरू करनी चाहिए थी, वो 2022 में जाके शुरू अगर की जा रही है तो ये प्लानिंग की कमी है। वहीं अगर उद्धव ठाकरे से लेकर आप कोई भी दूसरा नेता, मुलायम सिंह यादव तो चल बसे, लालू के बेटे नीतीश, पासवान भी चल बसे, यानी मोदी के कद के नेता या उनकी उम्र के नेता या तो उनसे सीनियर नेता चल बसे। मोदी खुद जिस उम्र के हैं उस उम्र का कोई नेता आपको इस जगह पे दिखाई ही नहीं दे रहा।
एक नीतीश कुमार हैं जो बिहार में अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं, बाकी तो आप भूल ही जाओ। वो अपनी पार्टी को केवल इसलिए बचा पाने में कामयाब हैं क्योंकि एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ आरजेडी है, बीच में वो हैं और दोनों तरफ से कभी इधर लुढ़क जाएंगे तो, और वो खुद ऐसी पोजीशन में है कि जिस भी तरफ जाएंगे सरकार बना जाएंगे, जिस भी तरफ जाएंगे सरकार बना जाएंगे। ये इनकी खास बात है। तो असलियत में पर्सनैलिटी ये है, प्रॉब्लम ये कि पर्सनैलिटी क्राइसिस। यहां सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जो है वो अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां पर इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है? सबसे बड़ी कंफ्यूजन इसने, बाकी पार्टियों की तो सबसे बड़ी मेन बात ये थी कि उन्होंने कैसे भी करके अपने देश के, मतलब प्रॉब्लम तो यही है ना, मतलब बाकी खूबी भी ये थी कि उन्होंने एक लेवल तक, जब तक वो सत्ता में थे, उन्होंने कम से कम डेमोक्रेटिक होने का ढोंग तो किया। केजरीवाल एक ऐसा बंदा है जो असलियत में कहीं पर भी अपने अलावा किसी दूसरे को प्रोजेक्ट ही नहीं कर पा रहा, किसी दूसरे को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा। और यहीं से केजरीवाल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है कि वो असलियत में वन मैन आर्मी है, और ये जो वन मैन आर्मी है ये अपने सामने कभी भी किसी भी दूसरे को तो किसी भी सूरत में खड़ा नहीं होने देगा, और खुद कहां कहां लड़ेगा इसे खुद नहीं पता। भाई आपने पंजाब के अंदर भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाया, खुद एक शराबी है, कभी जर्मनी की फ्लाइट से उतार दिए जाते हैं, कभी कुछ ड्रामा होता है, कभी कुछ ड्रामा होता है, और ये लोग उस पर बोल नहीं पाते। वहीं अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर मनीष सिसोदिया, उनको नाम को डूबने भी नहीं दिया, उठने भी नहीं दिया। गुजरात में जाकर लड़ रहे हैं, चेहरा नहीं है, नाम नहीं है, लेकिन वहीं और सबसे बड़ी बात, यहां पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो असलियत में, और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इन सबको ऐसा लग रहा है कि मोदी की सबसे बड़ी जो यूएसपी है वो हिंदुत्व है। मेरा मानना यह है कि मोदी या बीजेपी की सबसे बड़ी यूएसपी हिंदुत्व नहीं, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। और सबसे बड़ी बात ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और उससे बड़ी बात कि मल्टीपल टैलेंट और हायरार्की होना, कि उसके बाद 4 लीडर खड़े और उनके बाद 10 और खड़े हैं, और उनके पीछे एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन आरएसएस खड़ा है, जिसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, लेकिन विचारधारा की बात कर रहा है। यहां विपक्ष जो है उस विचारधारा, उस ऑर्गेनाइजेशन को काउंटर नहीं कर पा रहा। उनको ऐसा लग रहा है कि हम हिंदू के नाम पे बड़े वोट बैंक कर देंगे। अब यही एक कारण है। और सबसे बड़ी बात केजरीवाल है, ये डैमेज कंट्रोल में ही उलझा रहता है। खुद सोचकर देखो, इसे समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें, समझ में ही नहीं आ रहा। कभी एक मंत्री उठ के कह रहा है कि सारे झूठे भगवान हैं, इन्हें सच्चे हम मानने से मना करते हैं। भैया चुपचाप अंदर कमरे में मत मानो, बाहर जाके ढोल पीटने की क्या जरूरत है। राजनीति के बेसिक प्रिंसिपल्स अलग होते हैं। दुनिया में हर तरीके के बंदे, अकेले आपकी विचारधारा वाले बंदे थोड़ा है, हर तरीके की, हर वैरायटी का बंदा है। आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। वही चीज यहां पर ये है। दूसरा वो कौन सा वो इटालिया समथिंग, गोपाल इटालिया, ऐसे ऐसे, तो ये लोग उलझे हुए हैं। यहां अगर हम देखेंगे तो पॉलिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं, और प्रॉब्लम यही है, ये ना तो कोई अल्टरनेट आइडिया दे पा रहे, ना ही कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन दे पा रहे, ना ही कोई अल्टरनेट वॉइस रेज कर पा रहे। समझे, कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ कर ही नहीं पा रहे। ये लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे। नतीजा उसका क्या होगा? नतीजा उसका यह होगा, यहां पूरे उसमें नतीजा यह हुआ इसका साइकिल के अंदर, कि असलियत में यहां से इन्होंने इंडिया की जेन्युइन सिचुएशंस को उठाने की जगह, और केजरीवाल को देखो, कभी शराब नीति में फंस रहे हैं, कभी झूठ के अंदर फंस रहे हैं, कभी वो इनके मंत्री आके कह रहे हैं कि भैया हमने कोई भी बस नहीं खरीदी, घोटाला कहां से हुआ, अब बस नहीं खरीदी तो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो भाई, कि हमने इतनी बस चला दी, उतनी बस चला दी, सारी किराए का, और किराए का घोटाला सामने आएगा कि लोग निकाल के लाएंगे कि तुमने कितना घोटाला किया है। तो शॉर्ट में ओवरऑल कहने का मतलब ये है भैया हमारा, कि यहां पर जो सिचुएशन इस समय पर है वो खतरनाक लेवल की है। यहां पर सिचुएशन जो है
इस समय पर वो खतरनाक लेवल की है कि इनके पास आइडिया सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व के नाम की आवाज उठाकर और अपने आप को बड़ा हिंदू दिखाकर हम वोट बैंक ले जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि मोदी हिंदुत्व का यूज करते हैं, बीजेपी हिंदुत्व का यूज करती है, लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि साथ में डेवलपमेंट के नाम पर अपने आप को प्रोजेक्ट करते हुए ये 1 इंच भी नहीं चूकते। लेकिन यहां प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह है कि ये डेवलपमेंट के नाम पे तो अपने आप को प्रोजेक्ट कर नहीं पा रहे, उलझे हुए हैं शराब नीति से लेकर दूसरी चीजों के अंदर। स्कूल के टीचरों की भर्ती के नाम पे चुप हो जाते हैं, कूड़े का शोर मचाते हैं, लेकिन जमुना की सफाई के नाम पे कुछ बोलती बंद हो जाती है। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि इस समय पर सब कुछ उलझा हुआ है और इसीलिए इनके पास आइडिया की कमी है। आइडिया की कमी होने की वजह से इंडिया की डेमोक्रेसी जो है वो सिंगल आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी की तरफ खिसकती जा रही है और सॉल्यूशन किसी को नजर नहीं आ रहा। इसीलिए मैंने लिखा कि इंडिया की मृत्यु। क्यों? क्योंकि अगर हर कोई इस तरीके के बड़े दावे करने लग जाएगा हिंदू होने के कि भाई लक्ष्मी गणेश की फोटो छाप दो, कोई कह रहा किसी, अब सोच कर देखिए, इसी में किसी ने फोटो छाप के भेज दी कि जी यहां शिवाजी महाराज की फोटो अच्छी लगती है, फिर कर्नाटक से आएगी कि कित्तूर की रानी चिन्नम्मा की फोटो ज्यादा अच्छी लगती है, और आंध्रा से आएगी, तेलंगाना से क्या नाम है सातवाहनों की फोटो आ जाएगी, उसके बाद क्या नाम है तमिलनाडु से चोल एम्पायर की फोटो आ जाएगी, और इधर से चेर और पांड्याज की फोटो आ जाएगी। तो यहां तो उलझे इन्हीं फोटो में रह जाएंगे। तो असली मुद्दे डिस्कस कौन करेगा? जब किसी देश में मुद्दों के ऊपर बहस ना होकर केवल और केवल प्रतीक चिन्हों पर बहस होनी शुरू हो जाए, सिंबल्स पर बहस होनी शुरू हो जाए, और वो बहस इतनी गहरी हो कि उसकी बहस के दबे, उस बहस के पैरों के नीचे असली मुद्दे दब जाएं, तो उसका आउटकम यह होता है कि पूरी की पूरी सिचुएशन बर्बाद होनी शुरू हो जाती है। यहां से सिचुएशन बर्बाद होती है, यहां से परिस्थितियां जो हैं वो बिल्कुल बर्बाद होती हुई नजर आती हैं। यहां आपको यह समझना है, यहां पर आपको यह समझना है कि भैया असलियत में है क्या मामला। तो यहीं से हम आगे बढ़ेंगे और इस चीज को मतलब यहीं से हम मानेंगे कि हाँ भाई, अगर आइडिया मर रहा है तो देश मर रहा है, विचार की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा हिंदू सिद्ध करने के चक्कर के अंदर विचारों को मार रहा है, और विचार मरते हैं तो देश मर जाता है। डेमोक्रेसी की ब्यूटी सरकार कम, सरकार तो हर देश में होती है, विपक्ष होता है, और विपक्ष यहां हाथ पैर फुला के बैठा है, इसे समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। और इसीलिए कहा भारत की मृत्यु नहीं होगी। उम्मीद है कुछ अच्छा होगा, हम और आप मिलकर कुछ अच्छा करेंगे, विचारों को जिंदा रखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।